क्या असम की बाढ़ वाकई में एक प्राकृतिक आपदा है? क्या होगा मैं आपसे कहूं, असम की बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा भी है। हर साल हम टीवी पर देखते हैं डूबे हुए गांव, राहत शिविर, नाव पर बैठे हुए लोग, और एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मपुत्र ने फिर से तबाही मचा दी। लेकिन इतिहासकार और पर्यावरणविद अरूप ज्योति सैकिया अपनी चर्चित किताब द अनक्वाइट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्रा में कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ अपने आप में आपदा नहीं है। बाढ़ तो इस नदी की प्राकृतिक प्रक्रिया है। असली सवाल भी यहीं से शुरू होता है कि हर साल यही बाढ़ लाखों लोगों के लिए त्रासदी क्यों बन जाती है? क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है? क्या ब्रह्मपुत्र ही दोषी है? या नदी को हमने समझने में ऐसी गलतियां की हैं जिन्होंने एक प्राकृतिक घटना को मानवीय आपदा में बदल दिया है? आज की इस वीडियो में हम और ज्योति सैकिया की किताब के जरिए समझते हैं कि आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, तटबंधों के बावजूद समस्या क्यों खत्म नहीं होती, और क्यों सैकिया कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र से लड़ने की बजाय उसके साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए। ब्रह्मपुत्र कोई साधारण नदी नहीं है। किसी भी नदी को समझने से पहले उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के कैलाश क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत में इसे यारलुंग चांगपो कहा जाता है। फिर यह अरुणाचल प्रदेश के सियांग के नाम से प्रवेश करती है और असम पहुंचकर दिबांग और लोहित नदियों से मिलकर विशाल ब्रह्मपुत्र बन जाती है। हिमालय दुनिया के सबसे युवा पर्वतों में से एक है, इसलिए यहाँ चट्टानों का कटाव बहुत तेज होता है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र दुनिया के सबसे अधिक गाद यानी सेडिमेंट होने वाली नदियों में से एक है। यही गाद असम के मैदानों को उपजाऊ बनाती है, लेकिन यही गाद नदी को लगातार बदलती हुई रहती है। यह नदी स्थिर नहीं है। सैकिया बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मपुत्र एक मोबाइल रिवर है, यानी यह नदी हर साल अपने रास्ते बदल सकती है। कहीं किनारा काटती है, कहीं नया चर यानी द्वीप बना लेती है, कहीं पुरानी धारा छोड़ देती है। अगर नदी को हम एक सीधी रेखा में बांटने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होना स्वाभाविक है, और बाढ़ और आपदा एक जैसी चीज नहीं है। यही सैकिया की सबसे महत्वपूर्ण दलील है। हम अक्सर बाढ़ और आपदा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन बाढ़ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हजारों वर्षों से ब्रह्मपुत्र बरसात में फैलती रही है। उसी बाढ़ ने उपजाऊ मिट्टी दी, उसी ने बिलों और वेटलैंड्स को पानी दिया, उसी ने मछलियों के प्रजनन को संभव बनाया, उसी ने असम को जैव विविधता दिया। अगर यह बाढ़ न होती तो शायद असम की पूरी परिस्थिति ही अलग होती। तो फिर आपदा कहाँ से आई? पहला कारण, हमने नदी को जमीन पर कब्जा कर लिया। ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र नदी का ही क्षेत्र है। बरसात में नदी वहाँ फैलती है और सर्दियों में फिर वापस सिमट जाती है। लेकिन पिछले 200 वर्षों में हमने उसी ज़मीन पर अस्थायी गांव, शहर, सड़कें, रेलवे, स्कूल और बाजार बना दिए। जब नदी अपने प्राकृतिक क्षेत्र में लौटती है तो हमें लगता है नदी ने हम पर हमला कर दिया। सैकिया कहते हैं कि कई बार सच इसका उल्टा होता है, हम नदी की जगह जाकर बस गए। दूसरा कारण, औपनिवेशिक विकास का मॉडल। सैकिया कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद नदी को देखने का नज़रिया बदल गया। ब्रिटिश सरकार के लिए नदी एक जीवित परिस्थिति नहीं थी, वह एक संसाधन थी जिसे नियंत्रित करना था। चाय के बागानों को बचाना था, रेलवे को सुरक्षित करना था, राजस्व देने वाली खेती को बाढ़ से बचाना था। इसी सोच के साथ बड़े पैमाने पर तटबंध और बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं शुरू की गई। आज़ादी के बाद भी हमने लगभग उसी मॉडल को अपनाया और उसे जारी रखा। तीसरा कारण, तटबंधों का विरोधाभास है। सैकिया कोई आसान जवाब नहीं देते। सैकिया यह नहीं कहते कि तटबंध बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन वे ज़रूर कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदी के लिए केवल तटबंधों पर निर्भर रहना सबसे बड़ी भूल है। आखिर क्यों? क्योंकि नदी के अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है।
जब नदी अपने प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र में फैल नहीं पाती तो यह गाद नदी के भीतर ही जमा होने लगती है। धीरे धीरे नदी का तल ऊंचा होता है और जब कभी तटबंध टूटता है तो पानी अचानक पूरी ताकत से आबादी वाले इलाकों में घुस जाता है। इसलिए कई बार तटबंध सुरक्षा भी देते हैं और भविष्य के बड़े खतरे भी पैदा करते हैं। चौथा कारण वो बताते हैं वेटलैंड्स का खत्म होना। असम में एक समय हजारों बील और प्राकृतिक दलदली क्षेत्र थे। ये अतिरिक्त पानी को अपने भीतर समा लेते थे। इन्हें आप प्रकृति का स्पंज कह सकते हैं। लेकिन अतिक्रमण, शहरीकरण, खेती के विस्तार ने इन्हें लगातार छोटा कर दिया। अब अतिरिक्त पानी के लिए जगह कम बची है। पांचवा कारण है हमने स्थानीय ज्ञान को भुला दिया। सैकिया कहते हैं कि सदियों तक असम के लोग बाढ़ के साथ जीना जानते थे। घर ऊंचे बनाए जाते थे और अस्थायी हुआ करते थे। फसलों का चुनाव नदी के चक्र के हिसाब से होता था। नावें जीवन का सामान्य हिस्सा थी। बाढ़ को पूरी तरह रोकने की नहीं, उसके साथ तालमेल बिठाने की संस्कृति थी। आधुनिक विकास के मॉडल में इस अनुभव को लगभग नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है? इसका जवाब है हाँ। हालांकि सैकिया की किताब का मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन नहीं है, लेकिन आज हम जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में अधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है। इससे बाढ़ और अधिक तीव्र हो सकती है। यानी आज की असम की बाढ़ को समझने के लिए हमें इतिहास और जलवायु परिवर्तन दोनों को साथ देखना होगा। आखिर समाधान क्या है? सैकिया का सबसे बड़ा संदेश है लिविंग विथ द रिवर, यानी नदी से लड़िए मत, नदी को समझिए, उसके साथ जिए। इसका मतलब है फ्लड प्लेन की वैज्ञानिक पहचान, वेटलैंड्स का संरक्षण, जहां संभव हो वहां बाढ़ क्षेत्रों में नए अस्थायी निर्माण से बचना, स्थानीय समुदायों के ज्ञान को नीति में शामिल करना और हर समस्या का समाधान केवल तटबंध या कंक्रीट में न ढूंढना है। अरुणजेत सैकिया की किताब हमें बिल्कुल नया नज़रिया देती है। वह कहती है कि ब्रह्मपुत्र कोई मशीन नहीं है जिसे मनचाहे तरीके से चलाया जा सके। यह एक जीवित, गतिशील और लगातार बदलने वाली नदी है। अगर हम इसे सिर्फ नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इसकी प्रकृति को समझकर विकास की योजना बनाते हैं तो शायद बाढ़ पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उसका विनाशकारी असर काफ़ी कम किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप टीवी पर असम की बाढ़ की खबरें देखें तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि नदी ने तबाही मचा दी। एक सवाल और पूछिए, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या यह हमारी विकास नीतियों, औपनिवेशिक विरासत और नदी को न समझ पाने की भी कहानी है? शायद इसी सवाल में ब्रह्मपुत्र को समझने की शुरुआत छिपी है। अगर आपको नदियों, पर्यावरण और विकास की ऐसी गहरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इकोलॉजी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर्यावरण को समझना हमारे भविष्य को समझना है।